दास्तान रूही बासिल एपिसोड 4। रूही बासिल को जाते हुए देखकर खुद भी जल्दी से कमरे से बाहर जाती है और सीधा किचन की तरफ बढ़ती है। बासिल के लिए कुछ खाने के लिए लेती है पर रुक जाती है। वो नहीं खाएगा अभी, ये सोचकर वो खुद ही रुक जाती है। खाना वापस वहीं शेल्फ पर रखकर उसके लिए एक ग्लास में दूध डाल के ले जाती है। बासिल वॉशरूम से कपड़े चेंज करके अभी निकल कर ही आया था कि रूही भी उसी वक्त उसके लिए दूध का ग्लास लेके आती है। बासिल सोफे की तरफ लेटने के लिए बढ़ रहा होता है कि रूही उसे रोक देती है। अंकल आप बेड पे सो जाएं, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। रूही दूध का ग्लास बासिल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। बासिल उसके हाथ में दूध का ग्लास अपने लिए देखकर उसके हाथ से वो पकड़ लेता है। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। बासिल कहकर सोफे की तरफ बढ़ता है तो रूही उसका हाथ पकड़ के एक बार फिर से उसे रोक देती है। आप लेट जाए ना, यहाँ मैं तंग नहीं करूँगी। आप लेट जाए ना, यहाँ मैं तंग नहीं करूँगी आपको। आधा आधा शेयर कर लेते हैं। रूही मासूमाना अंदाज में बासिल का हाथ पकड़ के कहती है। बासिल मजबूरन उसका चेहरा देखकर मजीद उसे इनकार नहीं करता और बेड की तरफ बढ़ने लगता है। रूही बासिल के लिए जल्दी से पेन किलर टैबलेट ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में से लेके आती है और बासिल की तरफ बढ़ा देती है। बासिल गोली रूही के हाथ से लेके दूध के साथ खा लेता है। रूही दूध का ग्लास बासिल से लेके साइड टेबल पर रखती है और जल्दी से जाके खिड़की को बंद करती है और कमरे की सारी लाइट्स को भी बस एक साइड लैंप पर ऑन रहता है जिसकी हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में फैली होती है। रूही भी हिचकिचाते हुए डरते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगती है। अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर ही अपनी पायंतियों पर रखती है और खुद भी बेड पर जा लेटती है। बासिल अपनी आंखों पे पहले ही हाथ रख देता है। रूही के लेटते ही वो एक नज़र रूही की तरफ देखता है जो अपने हाथों को आपस में मसलने में लगी होती है। बासिल रूही की हिचकिचाहट महसूस करते हुए खुद थोड़ा सा बीच में होता है और रूही को हाथ से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। रूही का सर अपने सीने से लगाते हुए वो एक हाथ से उसकी पीठ को थपथपा रहा है और दूसरा हाथ उसके बालों में फेर रहा था। रूह, बासिल के सीने से लगी हुई वो अपनी सांसें रोके हुए लेटी हुई थी। बासिल की आवाज़ पर वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है। रूही बड़ी बड़ी ग्रीन आंखों से बासिल की तरफ देखती है जो अपनी नज़रें झुकाए उसकी तरफ देख रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ ना? बासिल उसकी हिचकिचाहट दूर करने की कोशिश करता है। रूही उसके सीने से लगी हुई उसकी बाहों में कैद हाँ में सर हिला देती है। तो फिर अपने शौहर के करीब आने पर कोई हिचकिचाहट महसूस होनी चाहिए। रूही बासिल की बात पर अपनी नज़रें झुका लेती है और नाम में सर हिलाने लग जाती है। तो फिर मेरा बच्चा इतना डरता क्यों हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा हूँ, इसमें डरने वाली या हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है ना मेरी जान। बासिल रूही के माथे से उसके बाल हटाते हुए उसके माथे पे अपने लब रखते हुए कहता है। रूही बासिल के होंठों को अपने माथे पे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरा सांस लेती है। बासिल रूही के माथे से अपने लब हटाए उसका सर दोबारा अपने सीने पर रखे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगर इतने अच्छे होंगे तो उनसे किसी लड़की को मोहब्बत कैसे नहीं होगी। रूही भी बासिल के सीने पर सर टिकाए हुए शीज़ा की बातें सोचते हुए खुद से दिल ही दिल में कहती है। कुछ देर बाद रूही भी बासिल के सीने पर ही सो जाती है। वैसे एक बात बताऊँ, अभी आज ही उसके फादर की डेथ हुई है तो ये वाले सीन बनते नहीं हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन खैर नॉवल है तो हम उसको रीड कर ही देंगे। सुबह हो चुकी थी। बासिल उठ गया था। पंचायत जाने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा था। रूही बेड पर अभी तक सोई पड़ी थी। घर में आज फिर कल वाला समा छाया हुआ था। रूही देर से सोने की वजह से अब तक सोई पड़ी थी। बासिल ने सफ़ेद रंग के कॉटन के कमीज शलवार पहने हुए अपने हाथ में घड़ी बांधते रूही की तरफ कदम बढ़ा रहा था। बासिल बेड पर रूही के पास बैठकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर उसके सोते हुए चेहरे को देखकर वो रुक जाता है। रूह, बासिल उसके चेहरे पर उंगली रखते हुए कहता है। रूही उसकी आवाज़ पर हिलने लग जाती है। उठ जाओ मेरी जान, नीचे ज़रूरत है तुम्हारी। बासिल उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहता है। रूही के कानों में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी पर रूही की आंखें खुल नहीं रही थी। वो अपनी आंखों को मसलते हुए आंखों को खोलती है तो उसकी नज़र सीधा बासिल के चेहरे पर जाती है। उठ जाओ, बासिल प्यार से कहता है तो रूही उठ के बैठती है। बासिल भी बेड से उठ खड़ा होता है। रूही उसे सफ़ेद सूट में मलबूस देख के खुद भी जल्दी से बेड से उठ खड़ी होती है। आप कहाँ जा रहे हैं? रूही अपना दुपट्टा उठाते हुए कहती है। पंचायत। बासिल मुख्तसर सा जवाब देता है और सोफे के पास पड़े हुए उसके जूते वो पहनने के लिए चला जाता है। पर अब क्यों? रूही तजस्सुस से पूछती है। कुछ फ़ैसला करने के लिए। बासिल शूज़ पहनते हुए कहता है। ताया अब्बू की मौत से लेके फ़ैसला? रूही बासिल को देखते हुए कहती है। हाँ। बासिल कह के उठ खड़ा होता है। कैसा फ़ैसला करने वाले हैं आप? रूही बासिल को जाते हुए देखते कहती है। वो आज रात तक पता चल जाएगा तुम्हें, बासिल कहता है और कह के रूही के माथे पर लब रखते कमरे से चला जाता है। अल्लाह जी प्लीज़ मज़ीद कुछ और गलत मत होने दीजिएगा।
अब किसी में कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। बासिल पंचायत के लिए निकल जाता है और उसके साथ साथ बदर और फिरोज साहब भी सुल्ताना बेगम सुबह से ही हीरा बेगम के पास मौजूद थी। घर में लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। रूही, महरीन और शीजा तीनों आते जाते हुए लोगों को देख रहे थे। महरीन मेहमानों को चाय देने के लिए गई हुई थी। रूही और शीजा किचन में मौजूद थी। रूही को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो खाना बनाने के लिए मसाला काट रही थी। और यार एक आपस की बात है, अभी कल तो होती हुई है, ये कैसा मतलब अलग ही नहीं चल रहा, अनरियलिस्टिक। उफ अल्लाह। और महरीन घर वालों के लिए खाना बनाएगी। शीज़ा भी मीठे में ख़त्म के लिए उनकी मदद कर रही थी। शीज़ा बार बार रूही को पलट पलट के देख रही थी। रूही अपने आप पर उसकी आंखों की तपिश आसानी महसूस कर रही थी। शीज़ा, जो कहना है आपने कह दें, बार बार मुझे मत देखें। रूही शीज़ा की तरफ देखते हुए कहती है। बासिल ठीक है। शीज़ा भी ढीठों की तरह एक लड़की से उसी के शौहर के बारे में पूछ रही थी। आपसे मतलब? रूही दो टोक लहजे में कहती है। मेरे मतलबों से तुम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो रूही, और फिर भी पूछ रही हो। शीज़ा चूल्हा बंद करके रूही की तरफ बढ़ते हुए कहती है। और आप इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं वो मेरे शौहर हैं। रूही उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए अपने अल्फाज पे जोर देते हुए कहती है और शीज़ा का मुंह बंद करवा देती है। शीज़ा, मैंने पहले भी कहा था और एक आखिरी मर्तबा फिर कह रही हूँ, मुझसे मत उलझें। मैं आपसे अपने शौहर को लेकर लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ ख़त्म करें ये तमाशा। जब तक रहना है रहें, पर बातिल से दूर होके। घर के हालात सब ऐसे नहीं हैं कि मैं आपसे लड़ती भी रहूँ, इसलिए प्लीज़ ख़त्म करें अपना टॉपिक। रूही खड़ी होकर शीज़ा की आंखों में देखते हुए कहती है। मैं पीछे नहीं हटूंगी रूही। बासिल जो फैसला करेगा वो ही होगा। जब तक मैं उसे अपने दिल की बात ना कह दूँ, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। शीज़ा रूही की आंखों में देखते हुए कहती है। ठीक है, शौक से करें, नतीजा क्या होगा वो मैं जानती हूँ। वक्त आने पर आपको भी पता चल जाएगा। रूही कहकर किचन से निकलकर सीधा अपनी अम्मी और ताई अम्मी के पास उनके कमरे में चली जाती है। हीरा बेगम का रो रो के बुरा हाल हुआ था। रूही दरवाजे से उनकी हालत देखती है और एक गहरा सांस लेते हीरा बेगम के पास जाती है और उनके कंधे पर सर रखकर कुछ पल के लिए वैसे ही उनके पास बैठ जाती है। रात हो चुकी थी। बासिल वालों में से कोई भी वापस नहीं आता है। घर में हमदान साहब की ख़त्म करवा दिए गए थे। रूही और महरीन सीढ़ियों से नीचे वापस आ रही थी। वो दोनों छत पे गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब महरीन वापस घर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे रूही के साथ आ रही थी। रूही और महरीन बातों में एक दूसरे को देखते हुए नीचे आ रही थी। जैसे ही वो लोग आखिरी सीढ़ी पे पहुंचती हैं, दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे से आती हुई लड़की पे जाती है, जिसके पीछे पीछे बासिल, फिरोज साहब और बदर आ रहे होते हैं। इतनी रात को एक गैर लड़की को देख के रूही और महरीन दोनों हैरान हो जाती हैं। लड़की ब्लैक कलर के गाउन को पहने हुए निकाब किए हुए खड़ी थी। बासिल की नज़र सामने खड़ी हुई रूही और महरीन पर जाती है। वो हैरान होकर उस लड़की को देख रही थी। रूही महरीन को पीछे छोड़कर खुद उस लड़की की तरफ बढ़ती है। रूही उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि वह अपने चेहरे से निकाब हटा लेती है और उसका चेहरा देख के रूही के कदम वहीं रुक जाते हैं। बासिल रूही के हैरान कुन चेहरे को देखते हुए उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले जाता है। महरीन, ड्राइवर बाहर इंतज़ार कर रहा है, जाओ। बासिल थोड़ा सख्त लहजे में कहता है। उसने पहली बार महरीन से बात की थी, वो भी सख्त लहजे में। महरीन बासिल की बात पे फ़ौरन सर झुकाए हुए हवेली से बाहर जाने के लिए बढ़ने लगती है। महरीन जाते जाते बदर के पास रुक जाती है। बदर सर झुकाए हुए खड़ा था। वो एक बार भी सर उठाकर महरीन की तरफ नहीं देखता। महरीन उसका झुका हुआ सर देख के खामोशी से बाहर चली जाती है। रूही की नज़र उस लड़की पे और बदर पर ही टिकी होती है। रूही का हाथ बासिल के हाथ में था और नज़रें अपने पीछे खड़े लोगों पे। बदर, लेकर जाओ इसे, अब जो भी होगा वो कल होगा, बासिल हुक्मिया अंदाज में कहता है और कह के रूही का हाथ पकड़ते हुए रूही को सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। बदर भी गुस्से में उस लड़की का हाथ पकड़ के उस पर जोर देते हुए उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। अंकल, वो यहाँ इस वक्त क्या कर रही है और बदर क्यों उसे अपने कमरे में लेके गया है? बासिल रूही को कमरे में लिए दरवाजे को बंद कर देता है। रूही, खामोश हो जाओ, इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चुप हो जाओ, बासिल थोड़ा तल्ख लहजे में कहता है। ठीक है, फिर मैं बदर से जाके पूछ लेती हूँ। मत दें आप मेरी बातों का कोई भी जवाब, रूही कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वो दरवाजे तक पहुँचती इससे पहले ही बासिल उसे कमर से पकड़ के रोक चुका था। कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो। बासिल रूही को कमर से पकड़ के अपने सामने करते हुए अपने लफ्ज़ों पे जोर देते कहता है। ठीक है तो जवाब दे, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। रूही बासिल की आंखों में देखते कहती है। रूही, तंग मत करो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं कल दूंगा, बासिल कहता है और रूही को खुद से दूर करता है। आप बेशक मुझे कल बता देना, लेकिन बदर से सवाल मैं अभी ही करूँगी, मुझसे कल तक का इंतज़ार नहीं होगा। रूही कह के दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे का हैंडल खोलने ही लगी थी कि बासिल गुस्से में पीछे से रूही के पास आता है। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ कर बिना किसी की मोहलत दिए एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दूसरा उसकी गर्दन पर रखे अपने लब
उसके होठों पर रखकर उसके लफ्ज़ों को एक बार फिर से उसके मुंह में ही दम तोड़ देता है। रूही बासिल के सीने पे हाथ पैर मारते हुए उसे दूर करने की कोशिश करती है। बासिल उससे दूर नहीं जाता। रूही को ही दरवाजे से पिन किए हुए उसके हाथों को अपनी कैद में लिए रूही की कमर से पिन कर देता है। रूही ज़ोर से बासिल के पैर पे पैर मारती है, जिससे वो उसके लबों को आज़ाद कर देता है। वो जैसे ही रूही को आज़ाद करता है, रूही गहरी सांसें लेते हुए बासिल के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर उसे खुद से दूर करती है। ये क्या कर रहे हैं आप? रूही गुस्से में कहती है। बासिल जवाब देने से पहले ही दोबारा रूही के करीब आ जाता है। एक हाथ से रूही की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और रूही के हाथों में अपनी उंगलियों की खाली जगह पर अपनी उंगली डालकर उसके हाथों को मुट्ठी में कैद किए रूही को अपने सीने से लगाते हुए खड़ा हो जाता है। रूही उसके चेहरे की तरफ देखते हुए लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। आपने क्या किया है? रूही बासिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। वही जो सही था। बासिल रूही के होंठों की तरफ दोबारा बढ़ते हुए कहता है। बासिल? रूही गुस्से में उसका नाम लेती है। क्या आपने बदले की नज़र उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं की है? रूही हैरान कैसे पूछती है, पर बासिल की नज़र उसके होंठों पर ही टिकी होती है। वो बार बार उसके लबों तक झुकता है, पर रूही अपना मुंह मोड़ लेती है। अंकल, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका, छोड़े मुझे, रूही गुस्से में कहती है। वो कह ही रही थी कि बासिल एक बार फिर से रूही के हाथ को छोड़कर उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए एक बार फिर से उसे खुद में कैद करते बेड की तरफ पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। रूही बासिल को दूर करने की कोशिश करती रहती है, पर बासिल रूही को आज़ाद ही नहीं कर रहा था। अगर वो करता है तो रूही फिर से उससे सवाल करने लग जाती, जिसके जवाब वो रूही को इस वक्त देना नहीं चाहता था। रूही बेड तक पहुंचने से पहले ही बासिल को खुद से दूर कर देती है। बासिल, ये सब मत करें आप मेरे साथ, मेरा ध्यान हटाने के लिए जो आप ये सब कर रहे हैं मत करें, मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। रूही गुस्से में बासिल के सीने पे हाथ रख के उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करती है। अगर तुम्हें पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तो मत करो ना मुझसे कोई भी सवाल इस वक्त। बासिल अपनी कमीज़ के बटन खोलते रूही को देखते कहता है। आप ये क्यों उतार रहे हैं? रूही इसकी कमीज़ की तरफ देखते हुए कहती है। अरे कमीज़ तो उतारनी पड़ेगी ना, बाद का प्रोसेस कैसे होगा इन कपड़ों में? बासिल रूही को देखते अपनी शर्ट उतार कर वहीं बेड पे फेंकता है और रूही की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। रूही उसे अपनी तरफ आता देख एक हिचकी लेती है और फिर से गर्दन मोड़ के दरवाजे की तरफ देखने लग जाती है। बाहर भागोगी? बासिल रूही की नज़रें दरवाजे की तरफ देखते कहता है। अंकल, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? रूही लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। तुम सवाल करोगी तो मुझे तुम्हारे सवालों को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो तो तुम समझ नहीं रही हो, तो फिर ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। बासिल एक एक लफ्ज़ कहते हुए रूही की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाने लगता है। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या करने के चक्करों में हैं? रूही अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाते बासिल की तरफ देखते हुए कहती है। रोमांस करने के चक्करों में हूँ, और क्या? बासिल अब अपनी बनियान उतारते हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। मैं अब आपका सच पे मुंह तोड़ दूंगी अगर आप अब मेरे करीब आए तो। रूही डरते हुए लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ देखते कदम बढ़ाते हुए कहती है। पीछे अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था। रूही दीवार के करीब पहुंच चुकी थी। ये मुंह तोड़ने के लिए नहीं है, ऐसे मुंह को मुंह लगाया जाता है। बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को सुनते कहता है और कहते हुए उसके करीब आ जाता है। रूही बासिल से दूर जाने की कोशिश करती है, पर बासिल दीवार पे हाथ रख के उसके सारे रास्ते बंद कर देता है। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं इस मुंह को मुंह लगाने का, छोड़े मुझे, दूर रहे मुझसे आप। रूही उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर करना चाहती है, पर वो बासिल के जिस्म पे हाथ भी नहीं रख पा रही थी। ओह गंदी बच्ची, मुंह तो तुम पहले ही लग चुकी हो, अब कुछ और करने की बारी है। बासिल रूही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है। आपको शर्म नहीं आ रही? आप कितनी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। रूही गुस्से में बासिल के मुंह की तरफ देखते हुए कहती है। शर्म करके मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है क्या? और वैसे भी खूबसूरत बीवियों को देख के रोमांस किया जाता है, शर्म नहीं मेरी जान। बासिल कहते हुए रूही की गर्दन पे अपने लब रख चुका था। रूही बासिल के लब खुद पे महसूस करते हुए अपने कपड़ों को अपने हाथों में पकड़ लेती है, ज़ोर से बंद मुट्ठियों की सूरत में। अंकल रुक जाएं, प्लीज़ मत करें। रूही बासिल के कंधे पे हाथ रखते उसे खुद से दूर करते हुए कहती है। बासिल रूही की गर्दन को छोड़कर उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कल रात मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना? बासिल रूही के पेट पे हाथ रखकर अपनी उंगली उसके पेट पे फेरते हुए कहता है। याद है या भूल गई? रूही की आंखों में देखते हुए पूछता है। रूही अपना होश और सांसें दोनों खोने वाली हो चुकी होती है, पर बासिल की आंखों में देखते वो हाँ में सर हिला देती है। तो फिर तुम फिर भी मेरे करीब आने पे घबरा रही हो? बासिल उसके पेट से उंगली फेरता हुआ उसकी गर्दन तक ले आया था। रूही के मुंह से इस वक्त कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। वो कहने की कोशिश कर रही थी, पर अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। अंकल मत करें ना आप। रूही उसकी उंगली को अपनी गर्दन से हटाते हुए कहती है।
मैं सवाल नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, पर आप मत करें ऐसा मेरे साथ। रूही बासिल की आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में सिर झुका के कहती है। बासिल उसका झुका हुआ सर देख के हल्का सा पहले मुस्कुरा देता है और रूही का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए एक बार फिर से उसे अपनी कैद में ले चुका था। बासिल इतनी शिद्दत से उस पर झुका था, अब वह रूही की सांसें बंद कर गया था। रूही बासिल के सीने पे हाथ मारते उसे खुद से दूर करने की कोशिशें करती है, पर जितनी कोशिश दूर जाने की कर रही थी, बासिल उतनी ही अपनी शिद्दत उस पर बढ़ाता जा रहा था। रूही की हालत को बिगड़ता देखकर बासिल रूही को आज़ाद करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्याले की मानिंद रूही की तरफ देखता है। अंकल छोड़े मुझे, आपने तो कसम खा रखी है मुझसे मेरी सांसें छीनने की। रूही बासिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है और उसके हाथों से अपना चेहरा छुड़ाकर जल्दी से कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ती है, पर बासिल ने भी आज कसम खा रखी थी रूही को कमरे से बाहर कदम ना रखने देने की। वो एक बार फिर से रूही को उसके दुपट्टे से खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। अंकल, रूही एक बार फिर से गुस्से से कहती है। जी मेरी जान, ऐसे रोमांस करने पे गुस्सा नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा अपने शौहर से प्यार करते हैं। छोड़े, मुझे बाहर जाना है। रूही अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मल करते हुए बमुश्किल कहती है। मना किया है ना मैंने बाहर जाने से, बाहर नहीं जाओगी आज रात तुम। बासिल रूही के कंधे पे अपने लब रखते हुए कहता है। अच्छा मैं नहीं जाती हूँ, आप छोड़े मुझे। रूही मुड़ के बासिल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। मैं छोड़ दूंगा तो तुम चली जाओगी और इस वक्त मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। बासिल भी रूही की आंखों में देखते कहता है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब आप छोड़ दे मुझे। रूही बासिल के कंधों पे हाथ रख के उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है। अगर चली गई तो? बासिल कहते हुए रूही की गर्दन में अपना मुंह छुपाए रूही की खुशबू अपने अंदर उतारते कहता है। रूही उसकी हरकत पर तिल मिला जाती है। अगर मैं गई तो जो सज़ा देंगे वो मुझे कबूल है। रूही की बात सुन के बासिल झट से सर उठा के उसकी आंखों में देखता है और हल्की सी स्माइल करते कहता है। तो फिर ठीक है, तुम जाओ। बासिल रूही को छोड़ते हुए कहता है। अब क्यों? रूही अचानक से इजाज़त मिलने पर तजस्सुस से पूछती है। क्योंकि मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ और पूरी रात देना चाहता हूँ। बासिल एक बार फिर से कहते हुए रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे यहाँ नहीं रोकना है आपने। आप छोड़ें मुझे। ठीक है, मैं बदर के पास नहीं जाऊँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, छोड़ें मुझे इस वक्त। रूही बासिल की तरफ मुँह किए हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। मुझसे दूर जाके क्या करोगी मेरी जान? अब तो हम दोनों एक साथ ही रहना है पूरी ज़िंदगी, मुझसे दूर रह के क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो? बासिल रूही के चेहरे के करीब आकर उसके कान के पास गुस्सेनुमा अंदाज में उसके कान पे अपने लब रखते हुए कहता है। अंकल क्या हुआ है आपको आज? गए तो सही थे, क्यों बेशरम होकर वापस आए हैं? रूही गुस्से में रोतू सा मुँह बना के बासिल की आंखों में देखते हुए कहती है। बेशरम हो के मैं वहाँ से नहीं आया था, बेशरम तुमने मुझे किया है। जब जब तुम्हें देखता हूँ बेशर्मी खुद ही आ जाती है मुझ में। हर चीज़ का इल्ज़ाम आप मुझ पे न लगा दिया करें, आप खुद ही एक नंबर के बेशरम इंसान हैं। अब छोड़ दे मुझे, वरना जितना गुस्सा मुझे अभी आ रहा है ना, अगर आपने मज़ीद कुछ किया तो मैं आपके सर पे एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी, ये याद रखना। रूही अब सच में गुस्से में कहती है। शर्म फिर तुम्हें ही आएगी गंजे शौहर के साथ बाहर जाने पर। बासिल रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है और रूही के गालों पे किस करते उसे छोड़ देता है। जाओ, आज़ाद करता हूँ मैं तुम्हें, क्या याद रखोगी? बाकी का कल करेंगे, मेरे आने से पहले सो जाना, और अगर कमरे से बाहर गई तो मैंने क्या सज़ा देनी है तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा। बासिल रूही की नाक खींचते हुए कहता है और कह के अलमारी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चला जाता है। बासिल के जाते ही रूही अपनी कमर पे हाथ रखती है और फ़ौरन हटा देती है। मेरी तो कमर तोड़ दी है उन्होंने, रूही रोती शक्ल बना के कहती है और दरवाजे की तरफ मुड़ के देखती है। रूही सो जा चुप करके, इससे पहले कि ये बागड़ बिल्ला वापस आ जाए। रूही कहते ही बेड पे लेट जाती है और मुंह तक कंफर्टर ओढ़े सो जाती है। बासिल वॉशरूम से निकल के अपने नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट पहने हुए रूही को सोता देख के हल्की सी स्माइल करता है और ख़ुद भी रूही के बराबर में आके रूही के करीब लेट कर उसकी कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हसार बांधे हुए रूही के सर से सर टिकाए वो भी सो जाता है। बदर भी आयमा को रात को अपने कमरे में छोड़कर खुद रात को ही अपना फ़ोन हवेली में ही छोड़ के बाहर चला गया था और पूरी रात वापस नहीं लौटता है। सुबह हो चुकी थी। बासिल और रूही दोनों अभी तक सोए पड़े थे। रूही बासिल के सीने पर सर रखे हुए उसके पेट पे हाथ रख के सोई हुई थी। दोनों गहरी नींद में सोए थे कि किसी के चीखने की आवाज़ों पर अब उनकी आंखें खुलने लग गई थीं। आवाज़ें पहले धीरे होती थीं और फिर तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं। पहले बासिल उठता है, वो अपने सीने पर रूही का सर सोता हुआ चेहरा देखकर उसके कानों पे हाथ रख देता है। इसलिए नहीं कि आवाज़ों से उसकी नींद खराब हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि अगर ये उठ गई मुसीबत बासिल के लिए ही खड़ी होगी। चीखने की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें अब तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं।
अब रूही के कानों में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रूही आवाज़ों को सुनते हुए हिलने लग जाती है और बासिल के सीने में अपना मुंह छुपा के उन आवाज़ों को अनसुना करने की कोशिश करती है, पर वो कम नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी और रूही को भी मुकम्मल तौर पर नींद से उठाने में कामयाब हो गई थी। रूही अपनी आंखें खोलने से पहले ही उठ के बैठ जाती है। चेहरे पे बाल बिखरे हुए, आंखें नींद से भरी हुई थी। वो घुटनों के बल बेड पे बैठी हुई थी। रूही अपनी आंखों को मसलते हुए अपने चेहरे से बालों को हटाती है और जैसे ही आंखें खुलती है उसकी नज़र सीधा बासिल के चेहरे पे जाती है। वो उसे ही देखे जा रहा था। रूही एक नज़र उसको देखती है, फिर उसकी तवज्जो चीखने और रोने की आवाज़ों पे जाती है। अंकल कोई रो रहा है बाहर, रूही दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। बासिल का जवाब सुनने से पहले ही वो बेड से अपना दुपट्टा उठाए कमरे से बाहर भाग जाती है। रूही सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आती है तो सामने का मंजर देख के उसके कदम रुक जाते हैं। हीरा बेगम बदर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए रो रही थी। बासिल भी पीछे से आ जाता है। उन्हें ट्राउज़र शर्ट पहने हुए वो रूही के पीछे आ खड़ा होता है। हीरा बेगम लगातार बदर को मारे जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। सुल्ताना बेगम और फिरोज़ साहब भी नीचे हॉल में ही मौजूद थे। रूही एक नज़र अपने पीछे खड़े हुए बासिल को देखती है और फिर जल्दी से जाके बदर के सामने खड़ी हो जाती है। ताई अम्मी क्यों मार रही हैं आप इसे? रूही बदर को अपने पीछे किए हुए हीरा बेगम की आंखों से तर चेहरे को देखते हुए कहती है, ये इससे पूछो रूही, इसने क्या किया है? ये कैसे अपने बाप के कातिल की बेटी से निकाह करके आ सकता है? हीरा बेगम बदर को मारने के लिए एक बार और उसकी तरफ बढ़ती हैं कि सुल्ताना बेगम उसे रोक देती हैं। रूही बदर को देखने से पहले बासिल को गुस्से में देखती है और अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचने लग जाती है। अम्मी, इनकी शादी मैंने करवाई है। बासिल सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रूही को देखते कहता है। बदर एकदम खामोश खड़ा हुआ था। उसमें हिम्मत करके बदर के कमरे से अभी तक बुरके में मलबूस सीढ़ियों से नीचे आईना भी हिम्मत करके बदर के कमरे से अभी तक बुरके में मलबूस सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बासिल की बात पर सुल्ताना बेगम हैरान रह जाती हैं। वो अपनी नम आंखों से उसकी तरफ हैरान किसे देखने लग जाती हैं। रूही बदर के खामोश और झुके हुए सर से नज़र जैसे हटाती है, उसकी नज़र सीढ़ियों से डरती हुई हिचकिचाती हुई आयमा पे पड़ती है। बासिल, तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो अपने बाप के कातिल की बेटी से? तुम अपने भाई का निकाह कैसे करवा सकते हो? हीरा बेगम बासिल के सामने खड़ी होकर उसके मुंह की तरफ देखते हुए कहती हैं, अम्मी, खून के बदले तो खून तो नहीं कर सकता था मैं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खून के बदले उनकी बेटी जो अब हमारी है, उसके होते हुए वो किसी और के साथ ये सब करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बासिल गर्दन मोड़ के आयमा की तरफ देखते हुए कहता है। हीरा बेगम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो जल्दी से उसकी तरफ जाती हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ आयमा के मुंह पे दे मारती हैं। थप्पड़ की आवाज़ पर सबकी नज़रें आयमा की तरफ उठती हैं, लेकिन रूही की बासिल की तरफ, जो अपने हाथ अपनी कमर पर बांधे हुए पहले से ही रूही की तरफ देख रहा था। आयमा को थप्पड़ लगता है तो बदर भी उसके चेहरे की तरफ देखता है और गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेता है। अम्मी रुक जाएं, बदर कहता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ता है और जाके आयमा के सामने खड़ा हो जाता है। बदर, हीरा बेगम दर्द भरी आवाज़ में उसका नाम लेती हैं। अम्मी, अपने हाथ गंदे मत करें, इसको हाथ लगा के खुद को तकलीफ़ क्यों दे रही हैं? बदर अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए कहता है, आपको क्या लगता है बाबा की मौत कोई आसानी से भुला देने वाली बात है? नहीं अम्मी, बाबा की मौत का बदला लेंगे और हम हर हाल में लेंगे। अम्मी, इस लड़की से शादी करना सिर्फ इसको, इसके बाप भाई को ज़िंदा मारने के लिए है। मलिक ज़मान और इसके भाई की कमज़ोरी है ये लड़की। अम्मी, आपको जितनी तकलीफ़ देनी है इस लड़की को दें, खुद को मत दें। बदर हीरा बेगम के हाथों को अपने हाथों में पकड़ के कहता है। बदर की बात पर आयमा नज़रें उठा के बदर की तरफ देखती है और फिर रोते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। रूही आयमा की नम आंखों को देख के अपना सर भी झुका लेती है और मुड़ के एक गहरा सांस लेते हुए अपने बाबा को देखती है, जो खामोशी से दरवाजे के पास खड़े हुए थे। बाबा, आप भी इस फैसले में इनके साथ शामिल थे? रूही बासिल की तरफ उंगली से इशारा करते हुए अपने बाप से पूछती है। फिरोज़ साहब जवाबन खामोश रहते हैं, एक लफ्ज़ नहीं कहते। बाबा, आप भी बेटी वाले हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूही गुस्से में अपने बाबा से कहती है। रूही, बासिल भी गुस्से में उसका नाम लेता है और इतने में सुल्ताना बेगम भी उसके पास आके उसे खामोश करवाने लग जाती हैं। अम्मी, एक सेकंड। रूही अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़वाकर अपने बाबा की तरफ बढ़ती है। बाबा, अच्छा लगेगा आपको कि किसी की बेटी अपने बाप और भाई से बदले की नज़र चढ़े? रूही, खामोश हो जाओ। बासिल अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए गुस्से में कहता है। बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तुम खामोश हो जाओ। फिरोज़ साहब रूही के पास आके उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। बाबा, मेरी शादी करवाते वक्त मैं छोटी थी, इस बात का एहसास नहीं हुआ था आप लोगों को? शादी करवाते वक्त मुझे बड़ा बना दिया था और अब शादी के बाद कुछ बोल रही हूँ तो अब मुझे आप लोगों ने छोटा बना दिया है? रूही अपने बाप से सवालिया नज़रों से देखते हुए कहती है। रूही, बदतमीज़ी मत करो अपने बाबा से, सुल्ताना बेगम सख्त लहजे में कहती हैं।
अम्मी, बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ और ना ही बाबा से कभी मैं बदतमीज़ी कर सकती हूँ। आप लोगों को भी इनका किया हुआ फैसला सही लग रहा है? रूही अपनी माँ से पूछती है। जवाबन सुल्ताना बेगम कुछ नहीं कहती और नज़रें चुराते हुए रूही से 2 कदम दूर हो जाती हैं। आफरीन है आप लोगों पर, और तुम पर भी बदर। रूही गुस्से में सबको देखते हुए बदर की तरफ देखकर रुक जाती है और बदर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, रूही। बासिल एक और आवाज़ गुस्से में लगाता है और रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। बासिल, वहीं रुक जाए, मेरे पास आके मुझे खामोश करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि गलत मैं नहीं आप हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और तुम्हें भी बदर। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और ज़रा कोई अफसोस नहीं है दोनों को। रूही तल्ख और सख्त लहजे में उन दोनों को हकीकत का आईना दिखाती है। रूही, बात अगर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की है तो वो मैंने अब तक की नहीं है, वो तो मैं अब करूँगा। बदर रूही की तरफ कदम बढ़ाता है पर रुक जाता है और मुड़ के आयमा को गुस्से में देखने लग जाता है। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की शुरुआत इसके बाप भाई नहीं की है। अगर घर में बेटी मौजूद थी तो बाकी बेटियों की इज्जत भी करनी चाहिए थी। उन्हें अपनी बेटी को संभाल के रखो और बाकियों की इज्जत पामाल करो, ये कहाँ का इंसाफ है? बदर कहते हुए आयमा की तरफ कदम बढ़ाने लगता है और उसके बिल्कुल सामने जाके झुके हुए चेहरे को देखते गुस्से में कहता है, अब जब खुद की बेटी उसी अजियत और तकलीफ़ से गुजरेगी तो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा दूसरों की तकलीफ़ पर कभी हंसना नहीं चाहिए था और मेरे बाप को मारना भी नहीं चाहिए था। बदर जिन नज़रों से आयमा को देख रहा था उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसी पल उसके जान लेके अपने गुस्से की आग को ठंडा करे। बदर कहकर ज़ोर से आयमा की कलाई पकड़कर गुस्से में उसे अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी आयमा के हाथों पर कि उसका हाथ फ़ौरन से लाल सुर्ख होने लग गया था। बदर के जाते ही हीरा बेगम एक बार फिर से रोने लग जाती हैं। सुल्ताना बेगम जल्दी से उनके पास आती है, उन्हें उठा के संभालने लगती हैं। रूही गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए बासिल को एक नज़र गुस्से में देखती है और फिर हीरा बेगम के लिए पानी ग्लास में लेने के लिए किचन में चली जाती है। रूही वापस आती है तो बासिल वहाँ से जा चुका था। रूही एक नज़र पूरी हवेली पर डालती है और फिर पानी का ग्लास लेके हीरा बेगम के पास जाती है। रूही, तुम संभालो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे बाबा से बात करके। सुल्ताना बेगम रूही को कह के हवेली से बाहर फिरोज साहब के पीछे अपनी हवेली वाले हिस्से में चली जाती हैं। ताई अम्मी, मत रोए ना आप ऐसे। रूही उन्हें पानी पिला के उनके चेहरे से आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, रूही, मेरा शौहर और बच्चा दोनों बर्बाद हो गए हैं। हीरा बेगम रूही को देखते हुए कहती हैं और कह के ज़ोर से रो पड़ती हैं। ताई अम्मी, रूही कहते हुए उन्हें गले से लगा लेती है। बदर, मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। बदर अपनी गिरफ्त मजबूत करते मज़ीद मजबूत बनाता जा रहा था पर आयमा का हाथ नहीं छोड़ रहा था। बदर अपने कमरे में आयमा को किए ज़ोर से अंदर की तरफ धक्का देते उसका हाथ छोड़ देता है। यह हाथ मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ही पकड़ा है, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। बदर कमरे का दरवाज़ा बंद करके आयमा की तरफ देखते गुस्से में कहता है, मुझे दर्द देने से क्या मिलेगा आपको? आयमा रोते हुए अपने हाथों को सहलाते बदर की आंखों में अपनी नम आंखें डालते कहती है, शायद सुकून। बदर मुख्तसर सा जवाब दे के आयमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, मिल जाएगा क्या? आयमा बदर की तरफ देखते अपने कदम पीछे की तरफ हटाते हुए कहती है, कोशिश करके देखूंगा, हर दिन तुम्हें दर्द देख के तकलीफ़ दे के अपनी पूरी कोशिश करूंगा सुकून हासिल करने की। बदर आयमा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, आप कर लें अपनी कोशिश। मैं गुनाहगार की बेटी हूँ, बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आयमा की बातों पर बदर के कदम रुक जाते हैं। वो उसके झुके हुए चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा कि तुम बर्दाश्त करो। रिहाई की उम्मीद और मदद की पुकार दोनों का ही दम तोड़ लो। बदर उसके झुके हुए सर को देखते हुए कहता है, और अगर कभी मेरा सब्र ख़त्म हो गया तो? आयमा सर उठा के बदर की आंखों में देखते हुए पूछती है। तो भी खामोश रहो। इस हवेली का हर फर्द तुमसे नफरत करता है। खून बहा में आई हो, सब्र रखोगी तो जिंदा रहोगी, वरना जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ तुम्हें उसी पल ज़मीन में जिंदा दफन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। खामोश रहोगी तो वाकई में ज़िंदा रहोगी। अगर कभी भी कुछ भी कहा तुमने तो याद रखना, बदर सिकंदर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बदर आयमा का बाजू पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए उसे दर्द देते हुए कहता है और कह के ज़ोर से बेड पे धक्का दे के वो खुद वॉशरूम में घुस जाता है। पीछे आयमा अपने आप को समेटते हुए बदर से जल्दी से उठकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है। बेड से जल्दी से उठकर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और अपना सर अपने घुटनों में छुपाए हुए अपने मुंह पे हाथ रखे अपने रोने की आवाज़ को अपने अंदर ही दफन करने लग जाती है। बाबा, मुझे ले जाए यहाँ से बाबा। आयमा अपना डर अपने घुटनों पे टिकाते हुए रोते हुए कहती है और कहते हुए मज़ीद ज़ोर से रोने लग जाती है। रूही हीरा बेगम को चुप करवाकर उनके कमरे में छोड़कर गुस्से में पागल होते हुए बासिल को ढूंढने लग जाती है। रूही उसे कमरे में छत पर हर जगह ढूंढ लेती है पर बासिल उसे कहीं नज़र नहीं आता।
कहाँ चले गए हैं ये? रूही हॉल में खड़ी हुए इधर उधर देखते खुद से कहती है, तो उसकी नज़र किचन के बिल्कुल सामने की तरफ बने दरवाजे पे पड़ती है, जो किचन के पीछे स्विमिंग पूल के रास्ते को जाता है। वहाँ कोई ज़्यादा जाता नहीं था, इसलिए रूही का ध्यान वहाँ नहीं गया था, लेकिन अभी वो उस तरफ जा रही थी। रूही का गुस्सा वैसे ही इस केस चढ़ा हुआ था, बाकी का गुस्सा बासिल के पास खड़ी हुई शिजा को देखकर और चढ़ गया था। रूही जैसे ही स्विमिंग पूल वाले एरिया में पहुंचती है, सामने बासिल ब्लैक कलर के ट्राउज़र में ब्लैक कलर की बनियान पहने, सफ़ेद गोरी रंगत पर ब्लैक कलर कमाल का लग रहा था। ऊपर से उसके चौड़ी बॉडी और मोटे मोटे डोले जिन पे हल्का हल्का पसीना आया हुआ था, वो बॉक्सिंग करने में लगा हुआ था और उसके पास कुर्सी पे शिजा बैठी हुई उसकी तरफ हंसते हुए देखकर उससे बातें कर रही थी। शिजा मुस्कुरा रही थी, लेकिन बासिल के चेहरे पे ज़रा सी भी मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। शिजा की बातों पर रूही की नज़र बासिल पर जाती है, पर वो वापस से शिजा को गुस्से में घूरने लग जाती है। ये औरत मरेगी मेरे हाथों से, रूही गुस्से में कहते हुए बासिल और शिजा की तरफ कदम बढ़ाती है। आंटी, मेरा मतलब है शिजा, जाएं आप नाश्ता कर लें। आमना आंटी ने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, रूही शिजा को देखते हुए कहती है। रूही की आवाज़ पर बासिल फ़ौरन पलट के उसकी तरफ देखता है। मुझे भूख नहीं है रूही, मैं बाद में खा लूँगी, और वैसे भी इस सिचुएशन में कौन खाना खा सकता है, किसके हलक से नवाला उतरेगा। शिजा गहरा सांस लेते हुए कहती है, बात सुने आप मेरी, इस वक्त मैं जितनी शराफत से कह सकती थी ना, मैंने कह दिया है। उठ के चुपचाप आप यहाँ से चली जाएं, मेरे शौहर को ताड़ना बंद करें, वरना जितना गुस्सा मुझे इस वक्त इन पे आ रहा है ना, वो सब का सब आप पे उतरेगा। रूही बासिल की तरफ इशारा करते हुए कहती है। बासिल बॉक्सिंग बैग को पकड़े हुए रूही को देख रहा था, जो सच में गुस्से में भरी पड़ी थी। रूही यार बदतमीजी तो मत करो, चली जाती हूँ मैं। शिजा मुस्कुराते हुए बासिल को देखते कहती है, मैं बदतमीज़ हूँ, पैदाइशी बदतमीज़ हूँ। अगर एक बार और मेरे शौहर को देखा, उसके बाद के अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। उनसे नजरें हटाएं और जाएं यहाँ से। रूही तल्ख और सख्त लहजे में कहते शिजा को गुस्से में घूरते हुए कहती है। शिजा एक बार फिर से बासिल की तरफ देखती है, जो हाँ में सर हिलाते हुए उसे जाने का कहता है। शिजा बासिल की बात मान के वहाँ से रूही को गुस्से में घूरती चली जाती है। शिजा के जाते ही बासिल अपने हाथों से ग्लव्स उतारते हुए रूही की तरफ कदम बढ़ाता है। मेरे शौहर, बासिल रूही के कान के पास सरगोशीनुमा अंदाज में कहता है। रूही पलट कर बासिल की तरफ देखती है और उसके सीने पे हाथ रख के उसे ज़ोर से स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। बासिल स्विमिंग पूल में और स्विमिंग पूल से काफ़ी सारा पानी बाहर निकल जाता है। बासिल अपने चेहरे से बाल हटाते हुए स्विमिंग पूल में पानी से ऊपर आता है। रूही मुस्कुराते हुए गुस्से में घुटनों के बल स्विमिंग पूल के पास बैठती है। अगर आइंदा आप मुझे उस चुड़ैल के साथ नज़र आए ना अंकल, तो अगली बार स्विमिंग पूल में नहीं, छत से नीचे धक्का दूंगी मैं आपको, समझ गए आप? रूही गुस्से में कहती है और कह के वापस हवेली में चली जाती है, लेकिन अपनी तरफ वाली हवेली में बासिल भी गुस्से में ज़ोर से पानी में हाथ मारता है और स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। रोना धोना बंद नहीं करोगी तुम? बदर वॉशरूम में से निकलते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी आयमा को देखते गुस्से में कहता है। आयमा बदर की आवाज़ पर जल्दी से अपने चेहरे से आंसू साफ करने लग जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी सिसकियों की आवाज़ बंद करने की कोशिश करती है। बदर एक नज़र उस पर डालता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। आयमा उसे अलमारी के पास जाते देख अपने चेहरे को अच्छे से साफ करने लग जाती है। बदर अपने लिए नेवी ब्लू कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट निकाल के गुस्से में ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा बंद करता है। अपने कपड़े बेड पे फेंक कर वो लंबे लंबे डग भरता आयमा के पास आता है और उसे बाजू से पकड़कर सीधा बेड साइड वाली दीवार से लगा देता है। आयमा दर्द में कराहते हुए कहती है, बोला था ना आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, तो रो रो के मेरा दिमाग क्यों मज़ीद ख़राब कर रही हो तुम? बदर गुस्से में दीवार पे हाथ मारते हुए कहता है। आयमा डरते हुए खामोश होने की बजाय मज़ीद रोने लग जाती है। मुंह बंद कर लो, रोना बंद करो। बदर आयमा को मुंह अपने हाथों में जकड़ते हुए कहता है, बदर छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। आयमा अपना मुंह उसके हाथों से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त करो, बदर कहता है और कह के आयमा को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। आवाज़ बंद करो अपनी, एक आंसू और मज़ीद तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी ना तो याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें खुद देखने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बदर आप छोड़े मुझे प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। आयमा रोते हुए सिसकियाँ लेते हुए कहती है। बदर का हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करती है। बदर उसे रोते हुए देखकर खुद ही उसे ज़ोर से झटक कर छोड़ देता है और बेड से अपने कपड़े उठाए एक बार फिर से वॉशरूम में चला जाता है। आयमा रोते हुए अपने हाथों पर बदर के निशान देख के एक बार फिर से ज़मीन पर बैठ के रोने लग जाती है। बासिल अपने कपड़े चेंज किए ग्रे कलर के कॉटन के शलवार कमीज़ पहने हुए गुस्से में हवेली की दूसरी तरफ आता है। फिरोज़ साहब पुलिस स्टेशन जा चुके थे और सुल्ताना बेगम हीरा बेगम के पास थी। रूही अकेली हवेली में अपने कमरे में मौजूद थी।
बासिल अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए लंबे लंबे ढक भरता रूही के कमरे की तरफ बढ़ता है। रूही शॉवर लेकर ब्लैक कलर के कॉटन के चिकन के फ्रॉक पहने हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। अपनी कमर पर पिछले गले में लगी हुई लंबी लंबी ब्लैक कलर की डोरियां बांध रही थी। रूही का मुकम्मल ध्यान जो आज सुबह हुआ उन बातों पर था। वो डोरियां बांध रही थी पर उससे वो बंध ही नहीं रही थी। चेहरे पे बाल बिखरे हुए थे जिसकी वजह से वो सही से उन्हें आपस में बांध नहीं पा रही थी। रूही शीशे में देखने के लिए जैसे ही मुड़ती है इतने में बासिल जोर से उसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। अचानक से बासिल के आने पर रूही डर के मारे दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं। अंकल, रूही धड़कते हुए दिल के साथ कहती है। बासिल रूही को भीगा हुआ देखकर 2 पल के लिए वहीं रुक जाता है पर जल्द ही खुद को कंपोज किए वो दरवाजे को बंद करके उसको लॉक लगाता है। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? रूही उसे दरवाज़ा बंद करते देखते कहती है, तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का कैसे दिया? बासिल दरवाज़ा बंद किए रूही की तरफ देखते हुए कहता है, बासिल रुक जाए, वहीं मेरे पास मत आना। रूही हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहती है, आज तुम बच के दिखाओ मेरे हाथों से। हवेली में इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है, आज तुम मेरे हाथों से बच के दिखाओ। बासिल रूही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। रूही बासिल को आता देख जल्दी से बेड के पास चली जाती है और दूसरी तरफ जा खड़ी होती है। रूही, मरो इधर मेरे सामने, बासिल गुस्से में कहता है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं आपके पास आऊँ? रूही बेड के दूसरी तरफ खड़ी होकर अपनी कमर पे हाथ रख के बासिल के चेहरे की तरफ देखते कहती है, तुम टिड्डी सी हो लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्विमिंग पूल में फेंकने की? बासिल रूही की तरफ आते हुए कहता है। रूही जल्दी से बेड पे चढ़ के दूसरी तरफ जा खड़ी होती है। हाँ, तो अगर मुझे दोबारा उस चुड़ैल के साथ नज़र आए तो सच में छत से धक्का दे दूंगी मैं आपको। गुस्से में बासिल को देखते उसकी तरफ बेड से गद्दी उठा के फेंकती है। वो मुझसे सिर्फ बात कर रही थी। बासिल अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहता है, वो घूर रही थी आपको। रूही भी अपने लफ्ज़ों पर जोर देते गुस्से में कहती है, हाँ, तो लोगों की आंखों पर मैं पट्टी तो नहीं बांध सकता हूँ ना? मैं हूँ इतना हैंडसम, क्या कर सकते हैं? बासिल अपने बालों में हाथ फेरते कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज के बाद मुझ पे उठने वाली नज़रों को भी आप कुछ नहीं कहेंगे, बात ख़त्म। जान ले लूँगा मैं अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा भी तो। बासिल रूही की बात काटते हुए बीच में गुस्से में बोल पड़ता है। रूही उसकी बात पर खामोश हो जाती है और खामोशी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। तुम इधर मेरे पास आओ। बासिल उंगली से इशारा करते हुए रूही को अपने पास बुलाता है। वो नहीं आती तो खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। रूही गुस्से में एक बार फिर से देखने लग जाती है। बासिल उस तक पहुंचता है कि रूही बासिल को अपनी तरफ आता देख होश में आती है। वो उससे दूर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वो एक कदम ही दरवाजे की तरफ उठाती है कि बासिल का हाथ एक बार फिर से उसकी कमर तक पहुंच चुका था। बासिल रूही को कमर से पकड़कर उसकी कमर अपने सीने से लगाए हुए उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों में कैद करता है। एक हाथ कमर से हटाकर उसकी गर्दन से उसके गीले बालों को उठाता है और उस पर झुकता है। बासिल। रूही जब जब उसका नाम लेती है बासिल मुस्कुरा देता है। बासिल रूही के कंधे पे अपना सर रखे हुए रूही के गाल से अपने गाल लगाए उसके चेहरे पे अपनी दाढ़ी चुबा रहा था। अंकल। रूही अपना चेहरा बासिल के चेहरे से हटाते हुए कहती है। बासिल रूही से थोड़ा दूर होकर उसके फ्रॉक की डोरी को बांधते हुए कहता है, अंकल, आपने इतना बड़ा गलत फैसला कैसे ले सकते हैं? रूही की बात पर वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है और दोबारा से उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। बासिल रूही के चेहरे से उसके बालों को उठाते कहता है, आपने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और आप कह रहे हैं कि आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है? ये ज़रूरी था। बासिल मुख्तसर सा जवाब देता है। किस लिए? रूही बासिल का हाथ अपने चेहरे से हटाते पूछती है। अपने बाप के कातिलों को सज़ा देने के लिए। बासिल एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, अफसोस है मुझे कि आप अपने इंतकाम की नज़र एक मासूम लड़की को करेंगे। रूही खुद को बासिल से दूर करते हुए कहती है, मेरे फैसलों पर अफसोस मत करो रूही, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है और जो फैसला हो गया है वो हो गया है। बासिल अपने हाथ कमर पे बांधते हुए कहता है, पर मुझे बेहद अफसोस है, आपसे मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। इस बात की तवक्को भी नहीं की थी। आपने कसम से बहुत घटिया फैसला किया है। रूही मायूसी में अपना सर हिलाते हुए कहती है और कमरे से बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे पे पहुंचती है। हाथ दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि बासिल रूह को उसी दरवाजे से पिन कर देता है। अब ये घटिया फैसला हो चुका है। अब इसे कबूल करना पड़ेगा तुम्हें भी और बाकी सबको भी। आयमा अब बदर की बीवी है और सिकंदर ख़ानदान की छोटी बहू। अब उसकी पहचान यही है। जितना जल्दी हो सके उसे कबूल कर लो और अगर नहीं करोगे तो मुझे करवाना अच्छे से आता है और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। बासिल रूही के बाजुओं पर जोर देते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अपनी एक एक बात कहता है, बात हमारी कबूल करने की नहीं है बासिल। जिस लड़की को खून बहा में आप लेके आए हैं उसके हमें कबूल करने की है।
जो गलती उसने कभी की ही नहीं है उसकी सज़ा उसको दे दी गई है, और वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए। आपको लगता है वो इस ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को माफ़ करेगी? रूही की बातों पर बासिल की गिरफ्त उसके बाजुओं पर ढीली पड़ रही थी। बात इंतकाम की थी तो इंतकाम गुनाहगार से लेना चाहिए था, उसके बदले में किसी मासूम इंसान से नहीं। जो आपने और बदर ने किया वो काबिल कबूल नहीं है। रूही की बातें सुनते हुए बासिल रूही से दूर जा खड़ा होता है और अपने बालों में हाथ फेरते लंबा गहरा सांस लेता है। अब तो कर लिया है आपने जो करना था, दुआ करें उसके दिल से अब हमारे लिए बद्दुआ ना निकले। उसके पापा ने एक की जान ली है, आपकी गलती पूरे ख़ानदान की एक साथ जान लेगी। अंकल रूही बासिल को देखते हुए कहकर गुस्से में और मायूसी में अपना सोफे से दुपट्टा उठाए कमरे से बाहर निकल जाती है। बासिल भी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर हवेली से बाहर सीधा अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव में कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करने के लिए चला जाता है। बदर वॉशरूम से निकलकर वो भी गुस्से में दरवाजे को बंद किए हवेली से बाहर अपनी गाड़ी में सवार होकर बाहर निकल जाता है। रूही हवेली में अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि उसके कानों में आइमा के रोने की आवाज़ आती है। रूही अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा बदर के कमरे की तरफ बढ़ती है। रूही जैसे ही बदर के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने बेड के पास ज़मीन पे आइमा घुटनों के बल बैठी अब तक बुरके में ही रो रो के अपना बुरा हाल कर रही थी। रूही उसे देख के एक लंबा गहरा सांस लेती है और उसके पास जाके ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ जाती है। आइमा। रूही उसके घुटनों पे हाथ रखते हुए धीमे लहजे में उसका नाम लेती है। आइमा रूही को बहुत अच्छे से जानती थी। वो लोग यूनी में मिलते थे पर कभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी उन दोनों की। रूही हमेशा अपनी मस्तियों में लगी रहती थी और आइमा अपनी पढ़ाई में हमेशा बुरके में मलबूस रहती थी। मलिक शहबाज और मलिक समान ने उसे कभी किसी से दोस्ती भी नहीं करने दी थी। हर वक्त वो उसके बाबा के आदमियों की नज़र में रहती है, इसलिए उसकी कभी कोई दोस्त नहीं बनी थी। आइमा रूही की आवाज़ पे सर उठा के उसकी तरफ देखती है और रूही को देखते ही उसके गले से लग के रोने लग जाती है। रूही उसकी हालत देख के खुद भी रोने लग जाती है। वो हमेशा औरतों की मदद करने वाली लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने वाली अपने घर वालों की गई एक मासूम लड़की पर ज़्यादती को ना रोक पाई। आइमा ऐसे रोते नहीं हैं, अगर अभी से कमज़ोर पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा यार। रूही उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है और साथ साथ उसका स्टॉलर खोलने लगती है। रूही, क्या हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है कि हम बेटियों को अपने माँ बाप के फैसलों के आगे, उनकी इज्जत के आगे, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है? सिर्फ उनकी इज्जत की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ती है उन्हें अपनी बेटी होने का सबूत देने के लिए? आइमा नम लहजे में आंखों में आंसू लिए रूही की तरफ देखते हुए अपने जवाब का इंतज़ार करती है। रूही की आंखें भी नम हो चुकी थीं। वो भी अपनी बातें अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर एक ऐसे ही रिश्ते में बंध गई थी। हम बेटियों को हर हिसाब अदा करना पड़ता है, पर हर चीज़ का, हमें दिए गए प्यार का, इज्जत का, ऐशो आराम का, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। माँ बाप जो होते हैं आइमा, वो हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने के लिए होते हैं। हाँ, कुछ माँ बाप अपने बच्चों में अपना मतलब भी ढूंढ लेते हैं और कुछ उन्हें हर मतलब से बचाने के लिए फ़ैसला करते हैं। मेरे माँ बाप ने भी मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला ऐसा किया था जिस पर मुझे पहले अफसोस था, पर अब नहीं है। मेरी शादी को हुए 1 महीना 13 दिन हो चुके हैं। बासिल से जब मेरी शादी हुई थी, पता है, मुझे कसम से बहुत गुस्सा आता था। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी, पर यकीन मानो इस 1 महीने में मुझे अफसोस होने की बजाय अब खुशी होती है। मेरे अंकल बहुत कमाल के हैं, दुनिया के ही नहीं, वो हमारे घर वालों के सामने भी एक खड़ूस पत्थर दिल शख्स हैं, पर मेरे लिए वो बिल्कुल उल्ट हैं। मेरी हर बदतमीज़ी पर, हर बकवास पर वो मुझे डांटते नहीं हैं, बल्कि प्यार से मुझे समझाते हैं। रूही की बातों पर आइमा की आंखों से आंसू बहना रुक गए थे। वो रोना भूल गई थी, बस रूही को सुनती जा रही थी। बासिल जैसे हैं, बदर बिल्कुल उसका उल्ट है। बदर और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। हमें यूनी में देखा तो है तुमने, वो भी मेरी तरह का पागल है, पर वो बदतमीज़ नहीं है, बुरा इंसान नहीं है। हाँ, वक्त और हालात ऐसे हैं कि वो उसे बुरा बना रहे हैं, पर बदर बुरा इंसान नहीं है। हमारे ख़ानदान में कोई बुरा नहीं है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नसीब है आइमा। मैं भी अपने माँ बाप की मर्ज़ी को देख के इस रिश्ते में जुड़ गई थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे, उन्हें अपनी इज्जत की खातिर मुझे इस रिश्ते में जोड़ना था। और ऊपर गर्म दिमाग की मैं भी कर ली अंकल से शादी। रूही दर्द भरी मुस्कुराहट सजाते हुए कहती है, तुम उन्हें अंकल क्यों बोल रही हो? क्या वो बड़ी उम्र के हैं? आइमा मासूमाना अंदाज में रूही को देखते हुए कहती है। रूही उसकी मासूम सी शक्ल देख के मुस्कुरा देती है। नहीं तो बासिल तो बहुत ज़्यादा वाले हैंडसम इंसान है और वो सिर्फ 31 साल के हैं। वो हैंडसम और ऊपर से मेरे शौहर भी हैं और मुझसे बड़े भी। अगर मैं उन्हें उनके नाम से बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जितने वो हैंडसम है उन्हें मेरी नज़र न लग जाए, इसलिए मैं उन्हें अंकल कहती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है और अब तो उन्हें भी आदत हो गई है मेरे मुंह से अपने नाम की बजाय अंकल सुनने की। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कभी ख़त्म ना होने वाली मुस्कुराहट जिसकी वजह उसके अंकल का जिक्र ही था। तुम्हें तो अच्छा शौहर मिल गया रूही, जो तुम पे गुस्सा नहीं करते, तुम्हारी नादानियों पे तुम्हें समझाते हैं, तुम पे गुस्सा नहीं करते बल्कि तुम्हारा गुस्सा कम करने की कोशिशें करते हैं। पर मुझे अच्छा शौहर नहीं मिला जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, जिसे एक दो बार सरसरी सी नज़र से देखा था। वो आज मेरे शौहर हैं जिनके बारे में कुछ जानती तक नहीं। उनसे अब मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। आयमा की आंखों में एक बार फिर से आंसुओं ने जगह ले ली थी। बदर को हमेशा तुम्हारे साथ मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था। तुम्हारी हर नादानी बेवकूफ़ी में वो तुम्हारे साथ होते थे, लेकिन उनसे कभी मेरी शादी होगी ये मैंने उन्हें देख के कभी भी नहीं सोचा था। गलती मेरे बाबा और भाई की थी और अब सज़ा मुझे मिलेगी। मैं कभी अपने घर वालों को माफ़ नहीं करूँगी। अगर मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझसे कभी उन्हें मोहब्बत नहीं थी, एक दिन अगर उन्होंने मुझे अपने किसी खून की नज़र करना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया उन्होंने। एक हवेली में पैदा हुई थी मैं, पर हमेशा काल कोठरी में कैद बंदों की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। पर कभी ये नहीं सोचा था कि एक हवेली में पैदा होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी मुझे। मैं अनचाही औलाद तो थी ही, अब एक अनचाही बीवी भी बन गई हूँ। आयमा की बातें, उसके आंसू रूही का दिल छलनी कर रही थी। मैं इतनी बड़ी आजमाइश का सामना कैसे करूँगी? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने बाबा की किस किस गलती का अजाला करूँगी? मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। आयमा कहते हुए एक बार फिर से अपना सर अपने घुटनों में छिपाए ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रूही की आंखें नम हो चुकी थीं, वो भी उसकी बातें सुनकर रोने लग जाती है, पर जल्दी खुद को कंपोज भी कर लेती है। आयमा मेरी तरफ देखो, मत रो। रूही उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए उसके आंसू साफ करते कहती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करूँगी। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ अब कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगी। चाहे इसकी मुझे खुद मुश्किलात का सामना करना पड़े, मैं करूँगी, पर हर हाल में तुम्हारा साथ दूँगी हमेशा। अच्छा चलो जल्दी से अब रोना बंद करो, उठ के फ्रेश हो जाओ। कल रात से रो रो के हाल क्या किया हुआ है तुमने अपना। रूही आयमा के चेहरे से उसके आंसू साफ करते हुए कहती है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आयमा रोते हुए कहती है, आह मेरे पास तो है ना कपड़े, तो बुर्का उतार तो मुँह हाथ धो लो, मैं कपड़े लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। रूही उसे कह के खुद जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े में से एक नया सूट निकाल के आयमा के लिए साथ जूती भी ले आती है। उसे वॉशरूम में देख के वो कपड़े बेड पे रख कर वापस अपने कमरे में चली जाती है। वो जाते साथ ही अपने फ़ोन से महरीन को फ़ोन मिलाने लग जाती है, पर महरीन का फ़ोन नहीं लग रहा था। रूही कमरे में टहलते हुए उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करती है, पर महरीन का फ़ोन बंद ही आ रहा था। रूही बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दबाजी में हवेली से बाहर निकलती है और ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के महरीन के घर चली जाती है। रूही के जाते ही बासिल वापस हवेली आता है और रूही को ही देखते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, पर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। बासिल रूही को देखते वापस सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। वो आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा ही था कि शीज़ा बासिल को देखते अपने कपड़ों को ठीक करते उसके पास आ जाती है। बासिल किसी को ढूंढ रहे हो? शीज़ा बासिल के परेशान चेहरे की तरफ देखते पूछती है। मेरी बीवी कहाँ है? रूही को देखा है तुमने कहीं? कमरे में नहीं है वो। बासिल सीढ़ियों से उतर के शीज़ा के सामने आ खड़ा होता है और तजस्सुस से पूछता है, हाँ वो ड्राइवर के साथ बाहर गई है, बस इतना पता है मुझे और कुछ नहीं पता। शीज़ा अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए गुस्से को कंट्रोल करते कहती है, बाहर गई है? बासिल शीज़ा की बात को दोहराता है और बाहर की तरफ देखता है। शीज़ा उसके चेहरे पर रूही के लिए परेशानी देख के लंबा गहरा सांस लेते अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करती है। बासिल, शीज़ा उसे आवाज़ लगाती है। हाँ? बासिल दरवाजे से नज़रें हटाते हुए कहता है, मुझे गाँव देखना है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से इसी हवेली में रह रही हूँ। अब घुटन होने लगी है, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने साथ बाहर ले जाओगे? शीज़ा तजस्सुस से उसका चेहरा देखते जवाब का इंतज़ार करती है। हमारे गांव में शायद तुम्हारे हिसाब से कुछ ना हो, तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फ्रेश मूड होगा। बासिल अपने हाथों को कमर पर बांधे हुए दोबारा दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे गांव बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं अब तक यहाँ हूँ। चलो ना मुझे बाहर, हम दोनों थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, तुम्हारा भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा और मेरा एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो टेंशनों से कुछ वक्त की आज़ादी ही मिल जाएगी। मुझे अपनी टेंशनों से छुटकारा हासिल नहीं करना है शीज़ा। मैं इस वक्त परेशान अपनी बीवी के घर में गैर मौजूदगी पर हूँ और उसके लिए परेशान होने से मैं कभी छुटकारा हासिल नहीं करना चाहता। बासिल दो टोक लहजे में शीज़ा की आंखों में देखते कहता है। शीज़ा उसकी बातों पे अपना सर झुका लेती है। बासिल शीज़ा का मायूस झुका हुआ सर देख के अपनी आंखें घुमाते एक लंबा गहरा सांस लेता है। चलो आ जाओ, घुमा के आता हूँ तुम्हें अपना गाँव, तब तक मेरी बीवी भी वापस आ जाएगी, उसके बगैर हवेली में मैं क्या करूँगा? बासिल मुस्कुराते हुए कहता है और शीज़ा को बाहर चलने का इशारा करता है। शीज़ा को बासिल का रवैया, उसका लहजा सब हैरान कर रहा था, पर वो उसे कुछ और नहीं कहना चाहती थी।
इस पे भी वो मुस्कुराते हुए बासिल के पीछे पीछे चल पड़ती है। रूही ड्राइवर के साथ मेहरीन के घर पहुंचती है। वो जल्दी से गाड़ी से निकल के अंदर की तरफ भागते हुए जाती है कि वहाँ हॉल में खड़े बदर को मेहरीन के बाबा के सामने वो हैरान रह जाती है देख के। अंकल, मुझे एक बार मेहरीन से मिलने दे, मेरा उससे मिलना ज़रूरी है, एक बार मिल के वापस चला जाऊँगा। बदर इंसिस्ट करते हुए कहता है, किस रिश्ते से, किस हैसियत से अब तुम्हें अपनी बेटी से मिलने दूँ? शादीशुदा हो चुके हो तुम बदर, अब मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और जाके घर में जो खून बहा में अपनी बीवी लाए हो उसके साथ वक्त गुजारो। चलो जाओ यहाँ से। मेहरीन के बाबा गुस्से में आग बगोला होते हुए नज़रों से उसे देखते हैं। मेहरीन के घर में सब जानते थे बदर और मेहरीन के बारे में, इसलिए वो आसानी से उससे मिलने उसके घर पहुंच चुका था। बदर, जाओ यहाँ से, एक भारी आवाज़ में ज़ोर से डांटते हुए कहते हैं। अंकल। बदर खामोश। बदर कह ही रहा था कि पीछे से रूही ज़ोर से आवाज़ लगा के उसको चुप करवा देती है। रूही लंबे लंबे डग भरती बदर के पास आती है और उसे अपने पीछे करते हुए मेहरीन के बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। अंकल, मैं जानती हूँ जो हुआ मेहरीन के साथ वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके लिए आप बदर की इंसल्ट भी नहीं कर सकते। जो हमारे साथ हुआ है इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सिचुएशन क्या थी वहाँ ये मैं यकीन नहीं जानती हूँ, पर आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा, बाबा ने ज़रूर आपको सब कुछ बता दिया होगा। उसके बाद बदर से इस तरह का रवैया इख्तियार करना क्या ठीक लगता है आपको? रूही की बातें सामने वाले इंसान को खामोश करवा देती हैं। आज भी वही हुआ, सामने उम्र में छोटा इंसान हो या कोई बड़ी उम्र का आदमी, कब बच्चों की तरह रिएक्ट करना है और कहाँ बड़ों की तरह बातें करनी है, ये रूही को अच्छे से आता है। अंकल, इसकी गलती है, मैं मानती हूँ, पर आप इससे बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं। बदर से बदतमीज़ी करने वाले लोगों को रूही ने ना कभी पहले बर्दाश्त किया है और ना वो अब करेगी। मेरे भाई से बदतमीज़ी करने का किसी के पास भी नहीं है। रूही अपने लफ्ज़ों पे जोर देते मेहरीन के बाबा की आंखों में देखते कहती है और कह के बदर का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाती है। रूही उसे घर से बाहर रोड पे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ ले जाती है और अपने सामने करके एक ज़ोरदार थप्पड़ बदर के मुंह पे दे मारती है। जब मोहब्बत मेहरीन से करते हो, आयमा से शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें? शादी करते हुए तुम्हें एक बार भी मेहरीन का ख्याल नहीं आया? रूही गुस्से में बदर की झुकी नज़रों को देखते कहती है। घर के अंदर से बालकनी में खड़ी मेहरीन बदर के मुँह पर पड़ने वाले थप्पड़ को बासानी देख रही थी और देख देख कर अपना हाल मज़ीद ख़राब कर रही थी। अब बोलोगे कुछ या यूँ ही अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़े रहोगे? क्या कहूँ मैंने ज़िंदगी बर्बाद की है किसी की या मेरी खुद की हो गई है? बदर सवालिया नज़रों से नम आंखों से रूही को देखते कहता है। तुझे क्या लगता है रूही, मुझे कोई शौक़ चढ़ा था एक अनजान लड़की जिसको कभी देखा तक नहीं, जिसका कभी मैंने नाम नहीं सुना, उससे शादी करने का, जबकि मैं पहले ही किसी से शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ? बदर घूम कर अपने बालों में हाथ फेरते एक लंबी गहरी सांस लेता है। तो मैं भी वही कह रही हूँ बदर, क्यों इस अनचाहे रिश्ते में बंद किया है तू? क्यों खुद को बर्बाद और अपने साथ साथ दो और ज़िंदगियों कि ऐसी कौन सी मौत पड़ गई थी तुझे शादी करने की? किसके लिए की है ये शादी? रूही गुस्से में बदर की पीठ को देखते हुए कहती है। तेरे लिए, तेरी वजह से की है मैंने उससे शादी। बदर पलट कर गुस्से में रूही की तरफ देखते कहता है। क्या? रूही उसकी बात पे हैरानगी से इधर उधर बौखलाते हुए देखते हुए कहती है। हाँ, अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करता तो इस वक्त हवेली में वो मेरी बीवी की हैसियत से नहीं, बासिल सिकंदर की बीवी की हैसियत से मौजूद होती। रूही इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रही थी। बदर की बात ने उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया था। क्या बकवास कर रहा है? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक़ है? तेरा ताल्लुक़ नहीं है, पर भाई का ताल्लुक़ ज़रूर है। और अब तू भाई से जुड़ चुकी है। पंचायत का फ़ैसला जानती है क्या हुआ था? भाई ने उनकी बेटी नहीं मलिक ज़मान को मांगा था सज़ा के तौर पर मलिक शहबाज के गांव के लोगों ने मलिक ज़मान की जगह मलिक शहबाज की बीवी का सौदा कर दिया था। उन्होंने भाई को कहा था कि वो खून बहा में अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हैं, चाहे तो उससे शादी कर लें या फिर। बदर कहते कहते रुक जाता है। फिर क्या? रूही बदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। या फिर वो चाहें तो बिना शादी के भी उसे अपने पास रख सकते हैं। हमारे बाबा की मौत के बदले वो हमें एक लड़की दे के हमारा मुँह बंद करवा रहे थे। बदर हंसते हुए कहता है। इन सब ने ये फ़ैसला किया कि गोली अनजाने में गुस्से में चल गई थी और मलिक शहबाज की इस बात पर अब लोगों ने यकीन कर लिया था। किसी ने भी उन्हें सज़ा देने के हक़ में कुछ कहा ही नहीं और जो कहा वो सुन के हमें ही हैरान कर दिया। तो क्या अंकल मान गए थे उस लड़की को रखने के लिए? रूही डरते हुए हिचकिचाते हुए बदर से पूछती है। बदर रूही की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो खामोश रहता है। मतलब मान गए थे? रूही बदर की खामोशी को समझ चुकी थी। तुम मर्दों के लिए वाकई इज़्ज़त कोई मायने ही नहीं रखती है। गैर मर्दों को तभी कुछ कहूँगी जब अपने घर के ठीक होंगे। फिर अंकल को पसंद नहीं क्या वो जो उन्होंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी है? एक को पसंद आई तो शायद दूसरी को आ जाए। रूही, बदर गुस्से में कहता है। मलिक ज़मान
मैं और इस वक्त तुम दोनों भाइयों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मुझे। कसम से यार, एक को लड़की रखेल बनाने के लिए ऑफ़र हुई थी, पर उसकी जगह किसी और ने उससे शादी कर ली और अब दोनों भाई उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले करते फिर रहे हैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो बदर, तुम मेरे कज़न हो और बेहतरीन दोस्त भी, लेकिन ये मत भूलो कि रूही किस किस्म की लड़की है। इनकार कर सकते थे ना दोनों कि नहीं करनी है शादी और ना ही उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, फिर क्यों खामोश रहे? अब यहाँ आके अपनी मोहब्बत के दीद से भी हाथ धो बैठे ना। रूही मायूसी से सर झुकाते हुए कहती है, मैंने उससे इसलिए शादी नहीं की है रूही कि मुझे या भाई को वो रखने के लिए चाहिए। अगर मैं शादी ना करता तो वो दोनों बाप बेटे उसका कहीं और सौदा कर देते। फिर भाई ने बदले की नज़र उस लड़की से मेरी शादी नहीं करवाई है। उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की खातिर उन्होंने मुझे उससे शादी करने को कहा। क्या? रूही हैरानगी से बदर की बातें सुनते हुए कहती है, मेरीन से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अब जो मैंने किया है उसके बाद वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। मैं यहाँ उससे सिर्फ माफ़ी मांगने आया था। बदर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ते हुए इधर उधर टहलते हुए कहता है और फिर नज़रें उठकर मेहरीन के कमरे की तरफ करता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें उनका महबूब मिल जाता है। पैसे होने से, अमीर होने से कुछ नहीं होता। अगर महबूब हो तो इंसान कंगाल होकर भी अमीर होता है। बदर की नज़रें मुसलसल मेहरीन के कमरे की बालकनी में थीं, जहाँ से मेहरीन वापस कमरे में जा चुकी थी। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, मैं जानता हूँ, और इस सज़ा की माफ़ी मिलनी भी नहीं चाहिए। मैंने वादा किया था उससे और मैं खुद ही वादा तोड़ दिया है। बदर सर झुकाकर नम आंखों से कहता है, बदर संभाल खुद को यार, जो नसीब में अल्लाह लिख देते हैं ना वही होता है। यार तेरी मेरी सोच से अगर ये दुनिया चलने लग जाती तो कसम से कोई भी इंसान अपनी ख्वाहिशात का गला कभी ना घोंटता। अक्सर लव स्टोरियाँ कामयाब नहीं होती हैं, चाहे हज़ारों कोशिशें कर लो। जो नसीब में है ही नहीं वो कैसे मिलेगा? रूही बदर को बाजुओं से पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहती है, लेकिन बदर इसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना, तो उसके साथ बदसलूकी क्यों कर रहा है? रूही बदर के झुके हुए सर की तरफ देखते कहती है, क्योंकि वो मलिक ज़मान की बहन और मलिक शहबाज की बेटी है। उसकी शक्ल देख के उसके बाप की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती है। जब और जैसे वो मेरे सामने मेरे बाप को मार के हंस रहा था, सब देख रहे थे वो हंस रहा था, फिर भी सब बड़ों ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया और मेरे बाप की मौत को ज़ाया कर दिया है। गहरा सांस लेते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहता है, जब जब उसका चेहरा सामने आएगा तब तब मैं उसे तकलीफ़ दे के अपने सुकून की तलाश करूँगा। मलिक ज़मान और शहबाज को उनकी बेटी की सूरत में सज़ा मिलेगी और हर हाल में मिलेगी। मैं जानता हूँ भाई खुद सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं अपने बाप की मौत का मंज़र नहीं भूल पा रहा। उनके वो हंसते हुए चेहरे बार बार आंखों के सामने आते हैं। मेहरीन से मिलकर उससे अपने वादे की माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने दुश्मनों की बेटी के साथ। मेहरीन को अपनी वजह से सज़ा नहीं देना चाहता हूँ और आयमा को अब छोड़ना नहीं चाहता। बदर का हंसता हुआ चेहरा तो देखा है सब ने, अब एक और नया चेहरा देखेंगे ये सब लोग। मैं अपने माजी की गलतियाँ सब भुला के अपना बचपना छोड़ के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। बदर मेहरीन के घर की तरफ देखते कहता है, मेहरीन और बदर की मोहब्बत की कहानी अब ख़त्म हुई। अब बदर और आयमा की नफ़रत की कहानी शुरू होगी। ऐसी नफ़रत जिसका हिसाब सूद समेत उसके घर वालों को भी देना पड़ेगा। हम सिकंदर हैं, अपने दुश्मनों को अपनी हार पे हंसने नहीं दे सकते। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, चाहे मासूम हो या बेगुनाह। रूही मलिकों से जुड़ा हर शख्स सज़ा भुगतेगा। मैं कभी भाई जैसा सख्त पत्थर दिल शख्स नहीं बनना चाहता था, पर दुनिया वाकई में मासूम और शरीफ लोगों की नहीं होती है। तो फिर ठीक है, जैसी दुनिया अब वैसे हम। बदर गहरा सांस लेते रूही की तरफ देखता है और उसके कंधों पर हाथ रख के कहता है, सॉरी पार्टनर, शायद हमारी दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है, क्योंकि जो मैं अब करूँगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर अब वो ही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। बदर रूही के कंधों से हाथ हटा के अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। रूही वहीं उसी तरह साकित खड़ी रह जाती है, सर उठा के मेहरीन के खिड़की की तरफ देखती है, जहाँ वो दोनों खड़ी होकर एक साथ आसमान को देखकर ना जाने क्या क्या बातें करती थी। हर चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब छूट रहा है। बदर तेरी मेरी दोस्ती की एक्सपायरी डेट कैसे आ सकती है? रूही कहते हुए रो पड़ती है, मैं मेहरीन के पास कैसे जाऊं? तेरे साथ साथ मैं भी उसकी नज़र में गुनहगार बन गई होंगी, कैसे उसे समझाऊंगी? रूही कहते हुए ज़मीन पे
बैठ जाती है और अपना सर अपने हाथों में पकड़ते रोने लग जाती है। या अल्लाह, जो अच्छा हो सबके लिए बेहतर हो, अब बस वही हो मेरे मालिक। रूही खड़ी होती है, आसमान की तरफ देखते कहती है और कह के अपनी गाड़ी में जा बैठती है। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.